ये 7वां लेक्चर है रिंग थ्योरी का, और इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टरिंग इनटू प्राइम्स। इससे पहले मैं क्विकली से जल्दी से कुछ आपको रिमाइंडर्स याद करा दूं कि पहली बात तो ये आपको याद होगा पिछले लेक्चर से, और ये अगर आपने ज़्यादा पता लगाना है तो मेरा आइडियल्स पे लेक्चर पढ़ लें कि एक आइडियल जो है, एक आइडियल वो होता है एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट बी एक रिंग ए का, ठीक है, जो 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 जो, जो क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और नेगेटिव्स के साथ, और वो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो ए में जो उस बड़ा रिंग है उसमें उसे एब्जॉर्ब करता है। यानी एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि सारे समझेंगे ए रिंग है, कि ए रिंग है और बी जो है ये सबसेट है, ठीक है। तो सारे जो बी एलिमेंट्स बी में हैं और एक्स जो है वो ए में है, इसका मतलब है कि एक्स बी और बी एक्स जो है वो दोनों बी में हैं, आर इन बी। और ये याद आइडियल अगर आपने ज़्यादा डिटेल्स जाननी है तो मेरे पिछले लेक्चर्स देखने आइडियल्स के ऊपर। और दूसरी बात, जो अगर आप कोई भी एलिमेंट लें ए, ठीक है, ए, ठीक है, और ऐसा वो वाला सेट लें इस एलिमेंट का एक्स ए, जिसमें ये एक्स जो है वो तमाम एलिमेंट्स हैं रिंग में, ठीक है, तो ये सेट जो है ये एक आइडियल होता है, और इस आइडियल को कहते हैं द प्रिंसिपल आइडियल। इसे इस तरह लिखते हैं और इसे बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए, ठीक है। अच्छा, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, और आपने अगर रिवाइज करने हैं तो फिर से आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल। अच्छा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होंगे जो आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक। फैक्टरिंग इनटू प्राइम्स, ठीक। अच्छा, हमने पढ़ा था कि एक इंटीग्रल सिस्टम जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है सेट ऑफ इंटीजर से, और वो है z, और इसे हम रेफर करेंगे दी इंटीग्रल सिस्टम, ठीक। हम तो अब सवाल ये है कि z के आइडियल्स क्या हैं इस सेट ऑफ इंटीजर्स के। हमने अभी ऑलरेडी देखा है कि जो प्रिंसिपल आइडियल्स हैं z के, ठीक है, किसी फिक्स्ड इंटीजर में वो इस तरह डिफाइन किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 6 जो है वो है डॉट 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 -6 0 6 12 वगैरह, ठीक। अच्छा, सो अब सवाल ये है कि जी के अंदर कोई ऐसे आइडियल्स हैं जो प्रिंसिपल नहीं हैं, और वो किस तरह के लिखते हैं, ठीक। इसके लिए हम एक काफ़ी अच्छा थ्योरम है वो प्रूफ करते हैं, और थ्योरम ये कहता है, मैं इधर नए पेज पे लिख रहा हूँ, थ्योरम ये कहता है, थ्योरम के जो सारे आइडियल्स हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में, सारे आइडियल्स हैं इंटीग्रल सिस्टम में, वो प्रिंसिपल, एवरी आइडियल ऑफ z इज प्रिंसिपल, ठीक। अच्छा, इसे हम प्रूफ किस तरह करेंगे, प्रूफ, ठीक। समझे एक j आइडियल है z में, ठीक। समझे j कोई आइडियल है z में, ठीक। अगर 0 जो है वो वाहिद इंटीजर है j में, ठीक है, 0 वाहिद इंटीजर है j में, तो फिर j जो है वो 0 है, ठीक। जो प्रिंसिपल आइडियल है जो 0 जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर j में नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं तो हर x जो है वो j में, उसके लिए -x भी एग्जिस्ट करता है ना j में,
क्योंकि आइडियल्स जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं सब्ट्रैक्शन से। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जे में, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जे में, ठीक। अच्छा, अब हम क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जे में, तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के तहत, मैं इसे इधर लिख रहा हूँ WOP, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के तहत इसका ये मतलब है कि हम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं जे में, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं जे में, ठीक। और उसे कहते हैं n, लेट्स कॉल इट n, ठीक। अच्छा, हम ये शो करेंगे कि j जो है वो है इक्वल टू द प्रिंसिपल आइडियल ऑफ n, ठीक है। ये किस तरह शो करें, यानी इसका मतलब है कि हर एलिमेंट j का n का एक मल्टीपल है। ये किस तरह हम प्रूव कर सकते हैं? वेल, समझे m कोई एलिमेंट है j में, कोई सभी एलिमेंट j में m एलिमेंट है, ठीक। हम डिवीजन एल्गोरिदम के तहत ये लिख सकते हैं ना कि m जो है वो n³ + r, ठीक, जहाँ r जो है वो 0 से बड़ा है और n से छोटा है। अब m जो है हमने चुना था जो j का हिस्सा है, ठीक, और n भी j का हिस्सा है, ठीक। और अगर m j का हिस्सा है और n j का हिस्सा है, तो इसका मतलब है कि n³ भी j का हिस्सा है, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ एन आइडियल, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है सारे मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्स जो उस रिंग में, ठीक। तो अब अगर m j में है और n³ j में है, इसका मतलब है कि जो r जो है वो m - n³ है वो भी j में है, क्योंकि आइडियल्स क्लोज्ड है सब्ट्रैक्शन से आइडियल्स क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। अब याद करें कि r जो था वो या 0 था या पॉजिटिव है और लेस देन n है, ठीक। ये बाय डेफिनेशन r या 0 है या पॉजिटिव है, लेस देन n है, ठीक। अच्छा, अगर r पॉजिटिव है और लेस देन n है, इसका मतलब है कि r एक ऐसा इंटीजर है जो पॉजिटिव है, n से छोटा है और j में है, ठीक। लेकिन ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हम बाय डेफिनेशन n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन j है, ठीक। तो इसका मतलब है कि r नहीं एग्जिस्ट करता, और इसका मतलब है कि सारे जो एलिमेंट्स हैं m जो j का हिस्सा हैं उनके लिए r 0 है। इसका मतलब है सारे वो n के मल्टीपल्स हैं, जिससे ये बात साबित हो गई कि j जो है वो प्रिंसिपल आइडियल है n का, ठीक। अच्छा, इससे हमने साबित कर दिया कि सारे जो आइडियल्स हैं z में वो प्रिंसिपल आइडियल्स हैं। अब ये याद करें कि प्रीसीडिंग प्रूफ में कोई सा भी जो आइडियल j है वो जनरेट होता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन j से, ठीक। ये अच्छा, अब समझें कि r और s कोई से भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, r और s कोई से भी इंटीजर्स हैं z में, ठीक। हम बोलते हैं कि s इज ए मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ r अगर एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है k z में सच दैट s इक्वल्स rk, ठीक। और हम बोलते हैं कि r इज ए फैक्टर ऑफ s या r डिवाइड्स s, ठीक है। अगर एक अगर s इक्वल्स आर के, राइट, कोई ऐसा इंटीजर k एग्जिस्ट करता है जो z में है s इक्वल्स आर के, और हम इस स्टेटमेंट को r इज अ फैक्टर ऑफ s या r डिवाइड्स s को इस तरह भी लिख सकते हैं, r डिवाइड्स s,
इसका मतलब है आर डिवाइड्स एस। ठीक, ये बात नोट करने वाली है कि -1 और 1 जो है ये हर इंटीजर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई सा भी इंटीजर आर जो है वो 1 को तब डिवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ अगर आर इन्वर्टेबल है। ठीक है, जी में सिर्फ 2 इन्वर्टेबल एलिमेंट्स हैं, ये हम आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, थ्योरम दी ओनली जी में सिर्फ जो 2 इन्वर्टेबल एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स 1 और -1। ठीक, इसका कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ठीक है, समझे प्रूफ। अगर एस कोई समझे कोई एस है जो जी में है, ठीक है, अगर एस इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब है आर एस इक्वल्स 1, क्योंकि 1 आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, अब आर नहीं है 0 और एस नहीं है 0, क्यों? क्योंकि अगर इनमें से कोई दोनों 0 होते तो फिर आर एस भी 0 होता है ना। तो आर और एस 0 नहीं। ठीक, और दूसरा आर और एस जो हैं या दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, नहीं तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होता। अगर एक पॉजिटिव होता और दूसरा नेगेटिव होता तो प्रोडक्ट उनका नेगेटिव होता, राइट। पहले समझें आर और एस दोनों पॉजिटिव हैं, यानी आर इज ग्रेटर देन 0, एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अच्छा, इसका मतलब है कि या तो आर इक्वल 1 है या आर इज ग्रेटर देन 1 है। समझे, सॉरी, आर इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक, समझे आर इज ग्रेटर देन 1। ठीक, तो दोनों साइड्स को अगर हम s से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है आर एस इज ग्रेटर देन एस। ठीक, और आर एस क्या था? 1 के बराबर था। तो इसका मतलब होता है कि s इज लेस देन 1। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि s हमने अभी शो किया था कि हम अज्यूम किया था कि पॉजिटिव है, और अगर s पॉजिटिव है तो वह s लेस देन 1 नहीं हो सकता, राइट। तो इसका मतलब है कि r इज ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि r इक्वल टू 1 है। ठीक, और इसका मतलब है कि आर एस इक्वल टू 1, और क्योंकि r इक्वल टू 1 है इसका मतलब है 1s इक्वल टू 1, और इसका मतलब s इक्वल टू 1, यानी r और s दोनों इक्वल टू 1 है। ठीक, इन द केस के दोनों पॉजिटिव हैं। इसी तरह अगर हम अस्यूम करें कि दोनों नेगेटिव हैं, राइट, अगर दूसरा केस लें जिसमें r इज लेस देन 0, s इज लेस देन 0, तो इसका मतलब है कि -r और -s जो हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, तो इसका मतलब है 1 इक्वल्स आर एस इक्वल्स -r -s। ठीक है, और अभी हमने साबित किया था कि इस केस में जब दो पॉजिटिव होते हैं तो ये दोनों इक्वल टू 1 होंगे, -r इक्वल्स -s इक्वल टू 1, जिसका मतलब है कि r इक्वल्स s इक्वल्स -1। ठीक, तो हमने साबित कर दिया कि जो दो वाहिद इन्वर्टिबल एलिमेंट्स हैं वो या तो 1 है या तो और या -1 है। ठीक है, दो इंटीजर्स जो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं उन्हें बोलते हैं एसोसिएट्स। ठीक है, एसोसिएट्स, ये ऐसे दो इंटीजर्स हैं जो एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है r डिवाइड्स s एंड s डिवाइड्स r s r एसोसिएट्स। ठीक, अच्छा, अगर r और s एसोसिएट्स हैं इसका मतलब है कि दो इंटीजर्स कोई और हैं k और l, ठीक, सच दैट r k s के बराबर है और s जो है वो l r के बराबर है। लेकिन इसका मतलब है कि r इक्वल्स k s इक्वल्स s को रिप्लेस कर रहा हूँ l r से, k l r। ठीक, और
इसमें आर अगर दोनों साइड से कैंसिल कर दें आर इक्वल्स के एल आर में, तो इसका मतलब है कि के एल जो है वो है इक्वल 1 के, सॉरी आर के नहीं 1 के एल इक्वल 1 के। और अभी हमने पिछले थ्योरम में ये प्रूव किया था कि अगर के एल इक्वल 1 है, इसका मतलब है कि के और एल जो हैं ये इक्वल टू हैं प्लस या माइनस 1 के। और इसका मतलब है अगर के और एल दोनों इक्वल टू प्लस और माइनस 1 है, तो इसका मतलब है कि आर जो है इस इक्वेशन में हम रिप्लेस करते हैं, अगर के प्लस और माइनस 1 है तो इसका मतलब है आर होगा प्लस या माइनस एस के बराबर। ठीक। अच्छा, एक इंटीजर जो होता है उसे कोई इंटीजर टी है, इसे बोलते हैं कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, डिवाइज़र आर एन एस का। अगर टी आर को भी डिवाइड करता है और टी एस को भी डिवाइड करता है, ठीक, एंड एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आर ऑफ आर एन एस। ठीक है, एक ऐसा इंटीजर है टी सच दैट वो कॉमन डिवाइज़र है, पहली बात, यानी टी आर को भी डिवाइड कर रहा है और टी एस को भी डिवाइड कर रहा है। और दूसरी बात, कोई सा भी इंटीजर आप यू लें, ठीक है, या इस तरह नहीं लिखते, इसे लिखते हैं सारे इंटीजर्स यू के लिए जो इंटीजर्स सेट ऑफ इंटीजर्स में अगर यू आर को डिवाइड करता है और यू एस को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि यू टी को भी डिवाइड करता है। यानी टी ए ग्रेटर कॉमन डिवाइज़र ऑफ आर एन एस तब है अगर वो उन दोनों आर एस का कॉमन डिवाइज़र है और सारे जो बाकी कॉमन डिवाइज़र्स हैं आर एन एस के वो टी को भी डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये जो है ना टेक्निकली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी हर चीज़ के दो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र्स हो सकते हैं। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं तो ये है कि 8 और 10 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र्स हैं वो 2 है, लेकिन -2 भी है, क्योंकि सारे उसके कॉमन डिवाइज़र्स 2 को भी डिवाइड करते हैं और -2 को भी डिवाइड करते हैं। लेकिन हम सिर्फ बाय कन्वेंशन जो है ना, जब हम लिखते हैं GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, GCD फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ आर एन एस, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाले को कंसिडर करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव टी, और हम बस उसे बोल देते हैं कि ये दी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। ठीक, जस्ट बाय कन्वेंशन। टेक्निकली दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव टी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हैं, लेकिन हम कन्वेंशन बाय कन्वेंशन पॉजिटिव वाले को कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के बारे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम ये है कि अगर आप कोई से भी दो इंटीजर्स लें आर और एस, ठीक है, आर और एस, जिनका GCD जो है वो टी है, ठीक, हम ये बोल रहे हैं कि हर कोई से भी जो दो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स आर और एस, ठीक है, उनका एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है जो टी होता है। पहली बात हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एग्जिस्ट करता है कोई सी भी दो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स आर और एस का, और हम उसे कंसिडर कर रहे हैं टी। ठीक, और दूसरी बात हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है ये एक लिनियर कॉम्बिनेशन है आर और एस का, यानी टी जो है वो एक लिनियर कॉम्बिनेशन है के आर प्लस एल एस कोई से भी दो इंटीजर्स के एल में के लिए। ठीक है, तो जस्ट टू रिपीट मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई से भी आप दो पेयर्स लें आर एस, कोई से भी आप दो इंटीजर्स लें आर और एस, तो उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एग्जिस्ट करता है, और दूसरा वो जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है टी वो उन दो इंटीजर्स की लिनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक, अच्छा, इसे प्रूफ किस तरह करेंगे?
वेल समझें जे एक सेट है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल लिनियर कॉम्बिनेशंस, ठीक है, आर और एस के। यानी इसका मतलब है कि ये सारे इस तरह के ये सारी इस तरह की कॉम्बिनेशन का सेट है यू आर प्लस वी एस, जहाँ यू और वी जो हैं ये रेंज करते हैं जी पे, ठीक। अच्छा, पहली बात तो जे जो है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नेगेटिव्स और सारे प्रोडक्ट्स अब्जॉर्व करता है। इसे मैं जल्दी से प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। ये क्लोज्ड एडिशन है, ये देखें U1 R प्लस V1 S, ठीक, प्लस U2 R प्लस V2 S, हाँ U1 V1 U2 V2 कोई से भी इंटीजर्स हैं, ये इक्वल है U1 प्लस U2 R प्लस V1 प्लस V2 S के। और ये क्योंकि U1 प्लस U2 और V1 प्लस V2 भी इंटीजर्स हैं, तो ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन, क्योंकि ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनती है। दूसरा, नेगेटिव्स के लिए में क्लोज्ड है क्योंकि माइनस ऑफ यू आर प्लस वी एस जो है वो इक्वल है माइनस यू जो कि इंटीजर है, आर प्लस माइनस वी अगेन जो कि एक इंटीजर है माइनस वी एस के बराबर, ठीक। और लास्टली ये एब्जॉर्ब करता है प्रोडक्ट्स, क्योंकि कोई सा भी एक इंटीजर दे लें W, ठीक, तो W टाइम्स यू आर प्लस वी एस जो है वो इक्वल है W U R प्लस W V S के बराबर। अब क्योंकि ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और नेगेटिव्स और ये एब्जॉर्ब करता है प्रोडक्ट्स Z के अंदर, तो इसका मतलब है कि J जो है एक आइडियल है Z का, ठीक है। और क्योंकि एक आइडियल है, और अभी हमने साबित किया था कि सारे जो आइडियल्स हैं जी में वो प्रिंसिपल आइडियल्स होते हैं, इसका मतलब है कि J एक प्रिंसिपल आइडियल है, प्रिंसिपल आइडियल, ठीक। और J एक प्रिंसिपल आइडियल है, यानी J इक्वल्स, क्योंकि T J में है तो इसका मतलब है कि J T के मल्टीपल्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। यानी अब हमें पता लग गया कि T जो है वो J में, ठीक। इसका अगर T J में है, T J में है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाय डेफिनेशन T एक लिनियर कॉम्बिनेशन है R और S का, क्योंकि सारे जो एलिमेंट्स हैं J में वो लिनियर कॉम्बिनेशंस हैं R और S के, ठीक। अब R जो है वो 1R प्लस 0S है, ठीक है, और S जो है वो 0R प्लस 1S है। तो इसका मतलब है R और S दोनों लिनियर कॉम्बिनेशन हैं R और S के, इसका मतलब है R और S जो हैं वो दोनों J का हिस्सा हैं, ठीक। लेकिन सारे जो एलिमेंट्स हैं J में, ठीक है, वो मल्टीपल है ना T के, क्योंकि अभी हमने बोला था कि T एक प्रिंसिपल आइडियल है जो T का प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक। तो क्योंकि सारे एलिमेंट्स J में मल्टीपल्स हैं T के, तो इसका मतलब है कि R और S में मल्टीपल्स हैं T के, यानी इसका मतलब है कि T R को डिवाइड कर रहा है और T S को डिवाइड कर रहा है, ठीक। अब कोई सा भी और कॉमन डिवाइजर लें R और S का U, ठीक है, तो इसका मतलब है कि R, क्योंकि U एक कॉमन डिवाइजर है, तो इसका मतलब R इक्वल्स XU और S इक्वल्स YU, ठीक। कोई किसी भी X और Y के लिए जो Z में है, इसका मतलब है T इक्वल्स KR प्लस LS जो है वो है KXU प्लस LYU इक्वल्स UKX प्लस LY। इसका मतलब है कि U जो है डिवाइड करता है T को, और इससे कंफर्म हमने कर दिया कि क्योंकि कोई भी और कॉमन डिवाइज़र जो है वो डिवाइड करता है T को, और क्योंकि T जो है वो एक कॉमन डिवाइज़र है R और S का, तो इससे हमने बाय डेफिनेशन प्रूव कर दिया कि जो T है, ये जो प्रिंसिपल आइडियल जो जनरेट कर रहा है ये जो इंटीजर, वो GCD है
आर और एस का। और इस पूरी सियासत के बाद हमने ये साबित कर दिया कि जो जीसीडी है किसी भी दो पेयर्स का, वो एक लिनियर कॉम्बिनेशन है आर और एस, और वो एग्जिस्ट करता है। ठीक। अच्छा, इस एक छोटी सी नोट मैं करता चलूँ कि जस्ट बिकॉज कोई भी इंटीजर m एक लिनियर कॉम्बिनेशन है और एस की, इसका ये नहीं मतलब कि वो m GCD होगा। ठीक, तो ये इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि कॉन्वर्स ट्रू नहीं है इसका, कि अगर कोई इंटीजर लिनियर कॉम्बिनेशन है आर एस की तो इसका मतलब है वो GCD होगा। सिर्फ फॉरवर्ड स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर GCD आर और एस का T है तो इसका मतलब एक T एक लिनियर कॉम्बिनेशन है। अच्छा, किसी भी दो पेयर ऑफ इंटीजर्स आर और एस, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम उन्हें कहते हैं रिलेटिवली प्राइम अगर उनके रिलेटिवली प्राइम इफ उनके कोई कॉमन डिवाइजर्स नहीं है सिवाय 1 और -1 के। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 4 और 15 रिलेटिवली प्राइम है। ठीक, अच्छा, तो अगर R और S रिलेटिवली प्राइम है तो इसका मतलब है उनका GCD 1 है, राइट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। और हमने अभी थ्योरम से ये प्रूफ किया था कि इसका मतलब है 1 जो है वो एक लिनियर कॉम्बिनेशन है कि R प्लस LS की, राइट। और इसके लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए ये प्रूफ करना आसान है कि इसमें कॉन्वर्स वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है कि अगर कोई लिनियर कॉम्बिनेशन R और S की इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि वो दोनों रिलेटिवली प्राइम है। ठीक, अच्छा, कुछ और टर्मिनोलॉजी ये है कि हर इंटीजर कोई सी भी m लें तो +-1 और +-m उसके फैक्टर्स होते हैं, राइट, और इन्हें बोलते हैं ट्रिवियल फैक्टर्स। और कोई और जो है जो कोई और फैक्टर्स हों अगर m के, यानी समझें अगर कोई इंटीजर x है जो m को डिवाइड कर रहा है और वो इन दोनों में से नहीं है तो उसे बोलते हैं प्रॉपर फैक्टर्स। ठीक, अगर किसी इंटीजर के प्रॉपर फैक्टर हैं तो उसे बोलते हैं कॉम्पोजिट। ठीक, कॉम्पोजिट का मतलब है एक ऐसा इंटीजर जिसके प्रॉपर फैक्टर्स हैं। प्रॉपर फैक्टर्स। ठीक, अच्छा, अब हम एक छोटा सा लेमा प्रूव करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में। कॉम्पोजिट नंबर लेमा। कॉम्पोजिट नंबर लेमा ये है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर m कॉम्पोजिट है, यानी m इक्वल्स RS है, ये कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट और पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर है जो कॉम्पोजिट है। ठीक, तो इसका मतलब है अच्छा, अगर कोई हम बेसिकली ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है m जो कॉम्पोजिट है तो इसका मतलब m इक्वल्स RS। ठीक है, जहाँ R एक इंटीजर है जो 1 और m के दरमियान है और S एक इंटीजर है जो 1 और m के दरमियान है। मैं ऐसे फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर m कॉम्पोजिट है इसका मतलब है कि m हम लिख सकते हैं एज RS, m इक्वल RS, जहाँ R एक इंटीजर है जो 1 और m के दरमियान है और S एक इंटीजर है जो 1 और m के दरमियान है। अच्छा, इसे प्रूफ किस तरह करें? वेल, अगर m कॉम्पोजिट है तो इसका मतलब है कि m इक्वल्स RS फॉर इंटीजर्स R और S जो 1 और m के बराबर नहीं है, राइट, क्योंकि m अगर कॉम्पोजिट है तो उसके प्रॉपर फैक्टर्स हैं R और S,
और अभी बाय डेफिनेशन, ठीक। तो हम उन दोनों को पॉजिटिव रख सकते हैं, ठीक। इसका मतलब है क्योंकि m पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि r इज़ ग्रेटर देन 1 और s इज़ ग्रेटर देन 1। अब उन दोनों साइड्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी समझे r की साइड लें, दोनों s से मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब होता है कि एस आर इज़ ग्रेटर देन s, ठीक। जिसका 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 मतलब है कि s इज़ लेस देन m, और दूसरी साइड को इस तरह प्रूव कर सकते हैं कि r इज़ लेस देन m, और ये वाला लेमा प्रूफ हो गया। इस लेमा का प्रूफ काफ़ी आसान था। अच्छा, दूसरा लेमा है, इसे कहते हैं यूक्लिड्स लेमा, आफ्टर द ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड्स लेमा। समझे m और n इंटीजर हैं, ठीक है, और समझे p प्राइम है कोई सा भी प्राइम नंबर। तो हम कह रहे हैं कि अगर p जो है वो डिवाइड करता है m n को, तो इसका मतलब है कि या तो p डिवाइड करता है m को, या फिर p डिवाइड करता है n को। इसका प्रूफ भी काफ़ी आसान है, ठीक। अगर p डिवाइड करता है m को, तो हम वी आर डन, राइट, हमने साबित कर दिया। तो समझें p नहीं डिवाइड करता है m को, ठीक। अगर p नहीं डिवाइड करता है m को, तो कौन से इंटीजर्स हैं जो p और m के कॉमन डिवाइजर्स हैं, राइट। सो सिर्फ वो +-1 है या +-p है, ठीक। तो अब क्योंकि हमने अस्यूम किया है कि p नहीं कर रहा है डिवाइड m को, तो इसका मतलब है कि वो प्लस और माइनस p तो नहीं हो सकते, राइट। तो इसका मतलब है कि उनके ओनली कॉमन डिवाइजर्स हैं 1 और -1, ठीक। इसका मतलब है कि जो GCD है p और m का, वो है 1, राइट। क्योंकि अगर p डिवाइड करता, अगर ये एक फैक्टर होता m का, तो इसका मतलब होता कि p डिवाइड्स m, और इसका मतलब है कि kp + lm जो है वो इक्वल टू 1 है, क्योंकि GCD 1 है, तो इसका मतलब है कि p और m एक 1 के लिनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसलिए इसके कोई भी दो इंटीजर्स KRL के लिए, और अब दोनों साइड्स को अगर n से मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब है kpn + lmn इक्वल्स n, ठीक। लेकिन अभी हमने साबित किया था कि p जो है वो डिवाइड कर रहा है mn को, तो इसका मतलब है कोई इंटीजर h है, कोई इंटीजर h है इधर, such that mn equals ph, right। mn equals ph, क्योंकि p जो है वो डिवाइड करते हैं mn को, तो इसकी वजह से हम इसे लिख सकते हैं कि pn + lph, और इसका मतलब है p k n + lh इक्वल्स n, और इसका मतलब है कि p जो है वो डिवाइड करता है n को। तो अभी हमने ये साबित कर दिया है कि अगर p mn को डिवाइड करता है, तो या p m को डिवाइड करता है या p n को डिवाइड करता है। अच्छा, ये इसकी एक छोटी सी कॉरोलरी ये है कि अगर बहुत सारे इंटीजर्स हैं m1 से लेकर mi तक, और p एक प्राइम है, और अगर p जो है इन सब के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है m1 m2 ... mn, ठीक है, या mi, तो इसका मतलब है कि p जो है वो कोई से भी pi को डिवाइड करता है इनके एक फैक्टर फॉर सम i, फॉर सम i, राइट। इनमें से किसी भी एक इनमें से कोई एक m है जिसे p डिवाइड कर रहा है, और इसका प्रूफ जो है हम आराम से पिछले वाले लेमा से प्रूफ कर सकते हैं इस कॉर्डलरी को।
और दूसरी कॉरोलरी ये है कि अगर Q, दूसरी कॉरोलरी, इसे कॉरोलरी 1 बोल रहे हैं, इसे कॉरोलरी 2 बोल रहे हैं। अगर Q1 से लेकर QT तक पॉजिटिव प्राइम्स हैं और P भी एक पॉजिटिव प्राइम है, ये पॉजिटिव प्राइम है, ठीक है, और ये भी एक पॉजिटिव प्राइम है, तो P अगर इनमें इनके प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है Q1 से लेकर QT के, तो इसका मतलब है कि P जो है, P इज इक्वल टू सम P इज इक्वल टू सम QI। P इनमें से किसी एक के बराबर है। इसका प्रूफ ये है कि अभी हमने देखा था कि कॉरोलरी 1 के मुताबिक P डिवाइड करता है इनमें से एक को, राइट। लेकिन क्योंकि ये सारे प्राइम हैं तो P जिनमें इनके डिवाइजर सिर्फ या 1 है या ये खुद हैं, और क्योंकि P पॉजिटिव है इसका मतलब है, और इक्वल टू 1 नहीं है क्योंकि 1 प्राइम नहीं है, तो अगर P जॉन से वाले को भी डिवाइड करता है उसके P इक्वल होगा ना, ठीक। अब आखिरी दो चीज़ें जो हैं ये काफ़ी फंडामेंटल हैं, और अब हम इस लेक्चर के कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। थ्योरम 4, ये प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम है, फैक्टराइजेशन इनटू प्राइम्स, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि सारे कोई सा भी इंटीजर लें n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, वो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। वो एक प्राइम्स के प्रोडक्ट की तरह हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यानी कोई 1 और मोर प्राइम्स हैं सच दैट हम ये इसे इस तरह लिख सकते हैं P1 P2 से PR तक, ठीक। इसका प्रूफ क्या है? समझें K एक ऐसा सेट है जो सारे उन पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है जो नहीं ग्रेटर देन 1, जो नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते प्राइम के प्रोडक्ट्स के। समझें ऐसे इंटीजर्स हैं, हम ऐसे पहले अस्यूम करेंगे ये और फिर हम एक कॉन्ट्रडिक्शन निकालेंगे, ठीक। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के तहत K के अंदर कोई लीस्ट इंटीजर होगा ना, समझें वो लीस्ट इंटीजर M है। अब M प्राइम तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर M प्राइम होता तो हम लिख सकते हैं M इक्वल्स P, जो भी M प्राइम के बराबर है, ठीक। तो अब M कॉम्पोजिट है, राइट। अब अगर M कॉम्पोजिट है तो इसका मतलब है M इक्वल्स R और S, ठीक। दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जो अभी हमने साबित किया था लेस देन M है, ठीक। अब S और R और S जो हैं वो तो K में नहीं हो सकते, क्योंकि हमने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से अभी बाय डेफिनेशन हमने M को कंसिडर किया है कि वो लीस्ट इंटीजर है K में। तो इसका मतलब है कि अगर R और S K में नहीं है तो वो दे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, क्योंकि K वो वाला सेट है जो सारे इंटीजर्स का जो नहीं एक्सप्रेस हो सकते प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, और क्योंकि R और S K में नहीं है तो इसका मतलब है ये हो सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। लेकिन फिर इसका मतलब है कि अगर ये एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है और ये एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, तो इसका मतलब है M भी एक्सप्रेस हो सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। और अब आखिरी थ्योरम करेंगे प्रूफ, वो ये है यूनिक फैक्टराइजेशन। यूनिक फैक्टराइजेशन, इसका क्या मतलब है? समझें कोई इंटीजर है n जो दो तरह से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है, P1 से लेकर PR तक और फिर Q1 से लेकर QT तक। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि R T के बराबर है, यानी इनके प्राइम फैक्टर्स इक्वल हैं, और P
पी आई जो हैं ये सेम नंबर्स हैं, सेम नंबर्स एज क्यू जे सिवाय उनके ऑर्डर के, यानी ऑर्डर उनका मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक, ये हम किस तरह प्रूव करेंगे? वेल हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, P1 से लेकर PR इक्वल्स Q1 से लेकर QT, राइट। इसमें दोनों साइड से अगर हम कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करें एक एक करके, हम अगर करें तो हम कभी तो पहुंचेंगे ना ऐसे पॉइंट पे जब हम कोई और कैंसलेशन नहीं कर सकते। अगर सारे दोनों साइड से जो फैक्टर्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और 1 रह जाता है, तो इसका मतलब है प्रूवन थ्योरम साबित हो गया। समझें ये 1 नहीं रहा, ठीक है। समझें कोई हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं PI से लेकर PK तक और दूसरी साइड पे QJ से लेकर QM तक जो कैंसिल आउट नहीं हो सकते। अच्छा, अब PI क्योंकि एक फैक्टर है, क्योंकि PI एक फैक्टर है इस प्रोडक्ट का PI से लेकर PK तक, तो इसका मतलब है ना कि इसका मतलब है कि PI जो है वो QJ से लेकर QM को भी डिवाइड करेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन इसका मतलब है कि जो अभी हमने कोरोलरी प्रूफ की थी, कोरोलरी 2 यूक्लिड्स लेमा, उसके मुताबिक PI जो है वो इनमें से किसी फैक्टर्स के इक्वल है। PI इज इक्वल टू सम QI, राइट। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी हमने असूम किया था कि हम और कुछ कैंसिलेशन नहीं कर सकते, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। और ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई तो इसका मतलब है कि हम हमेशा कैंसिलेशन कर सकेंगे और 1 तक पहुंच सकेंगे, जिसका मतलब है कि ये P1 से लेकर PR जो हैं वो वही नंबर्स हैं जो Q1 से लेकर Q3 हैं, सिवाय उनका ऑर्डर अलग हो सकता है। थैंक यू। अब अगले लेक्चर में हम रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। शुक्रिया।